आप सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत बड़ा पर्व है सरस्वती पूजा का, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि माँ सरस्वती हम सबको अपना आशीष बनाए रखें। विद्या की देवी है सरस्वती, विद्या और विवेक का संचार हो, यही प्रार्थना है। आज वैलेंटाइंस डे भी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को, इस दुनिया को, लोगों को प्यार की, मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुलती रहें, यही हमारी अपेक्षा और आशा भी है। आज प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले मैं पुलवामा में शहीद हुए उन 40 जांबाजों को कांग्रेस के इस मंच से, व्यक्तिगत अपने तौर से, अपने सहयोगियों के तौर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और आशा करती हूं कि ये देश सर्वदा उनका ऋणी, उनके सर्वोच्च बलिदान का ऋणी बना रहेगा। आपके बीच आना आज एक विशेष प्रेस वार्ता के कारण हुआ है और इस प्रेस वार्ता में हम चर्चा कर रहे हैं 10 साल अन्याय काल की। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस देश ने हर तरह के अन्याय का दंश सहा है और 10 साल के बाद जब इस सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर नंबर मांगने थे तो सरकार अपने 10 साल का नहीं, उसके पहले वाले 10 साल का एक कच्चा चिट्ठा लेकर आई है। बच्चे को एग्जाम लिखने के लिए कहिए और बच्चा अपना पेपर ना दे, अपने से पहले वाले का पेपर लेकर आए, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसीलिए जरूरी है कि इनके कुछ बातों का, इनके झूठ का, इनकी विफलताओं का पर्दाफाश किया जाए। एक वाइट पेपर लाया गया, ये वाइट पेपर इज फुल ऑफ लाइज, झूठों से भरा हुआ एक वाइट पेपर आया और असलियत यह है कि अगर यह भाजपा ने निकाला होता तो इसको कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उन ब्यूरोक्रेट से इस पेपर को निकलवाया जिन्होंने पहले की सरकार में भी नौकरी करी है, उनके साथ सेवा दी है। तो सरकारी कर्मचारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को अपने ही पिछली सरकार में किए हुए काम की अवमानना करने के लिए मजबूर किया गया। तो आज सवाल यह है कि यह सिर्फ अंडरमाइनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये प्रजातंत्र में एक बहुत गंभीर समस्या की शुरुआत हुई है। लेकिन क्योंकि 10 साल का फलसफा है तो 10 साल की बात ही कर लेते हैं। 2014 से 2024 तक क्या क्या हुआ है 10 सालों में? 10 सालों में इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, कर्जा बढ़ा है, रुपया घटा है, आय घटी है, बचत घटी है। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीकों से कुछ चीजें बता देती हूं और उसके बाद उस पर हम ज्यादा बड़ा डिस्कशन कर लेंगे। बहुत जद्दोजहद करी इस सरकार ने, आंकड़ों के साथ खूब खिलवाड़ किया गया, सीरीज को बदला गया, आंकड़ों के साथ जालसाजी करी, लेकिन उसके बावजूद भी 2004 से 14 के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% पर इनकी 10 साल की 5.8% से कहीं ज्यादा थी। हर जालसाजी के बावजूद, अगर जालसाजी ना हुई होती तो वो 7.5% से ऊपर थी। उपभोग घटा है, इनकम घटी है, कंजम्पशन घटा है। उपभोग का घटना दिक्कत तलब बात है क्योंकि हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा उपभोग मतलब कंजम्पशन है। हाउस होल्ड सेविंग्स, भारत में सब लोग बचत जरूर करते हैं। 10 रुपए किसी की तनख्वाह होती है तो वो चाहता है कि 2 रुपए बचा ले। सेविंग्स का घटना यह दिखाता है कि कैसे लोगों के ऊपर महंगाई का, आर्थिक असमानता का, बेरोजगारी का कहर बरप रहा है। सेविंग्स आदमी तभी कोई अपनी टच करता है जब उसके पास हर महीने खर्चा करने को पैसा नहीं होता है। यह सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है और बेरोजगारी की अगर आप दर सुन लीजिए, युवा बेरोजगारी की, तो चौंक जाइएगा क्योंकि युवा बेरोजगारी की दर 44% से ज्यादा है। सीएमआई का आंकड़ा, जिसको ये मानते ही नहीं है। आज देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने की कगार पर है। युवा बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। रूरल वेजेस,
गांवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में उपभोग कम हो रहा है। लोग साबुन, तेल, मंजन, इस तरह की चीजें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एफएमसीजी गुड्स होते हैं। ये मानक होता है कि कंजम्पशन कैसे हो रहा है। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि आज वो बिस्कुट, साबुन, तेल, मंजन, कंघी जैसी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कर सके। आप कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट्स देखिए, वो निरंतर घटते जा रहे हैं। मनरेगा, जिसको हमारी विफलताओं का पुलिंदा कहा, उसमें 15.5 करोड़ लोग नौकरी का आवेदन देते हैं। 100 दिन के बजाय 45 दिन का रोजगार मिल रहा है। और असलियत यह है कि सरकार को 26,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़े इस साल। ये क्या दिखाता है कि रूरल क्षेत्र में डिमांड नहीं है, रोजगार नहीं है, और उसके चलते ऐसा हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। आप लोगों को बुला लीजिए टीवी चैनल पर और अखबारों पर, तो सारे उद्योगपति कहते हैं वाह जी वाह, क्या मोदी सरकार है, 10 में से 10। लेकिन निवेश करने को तैयार नहीं है ये लोग। जब इनसे कहा जाता है आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो ये बगले झांकने लगते हैं। और सिर्फ यही इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार घटता जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024 वित्तीय वर्ष में 16 साल के सबसे निचले स्तर पर है। और इस सरकार को आपके बच्चों के भविष्य से, बेरोजगारों से, युवा से कोई मतलब नहीं है। जो 5%, 4.5% खर्चा होता था शिक्षा पर, उसको घटाकर 3% के नीचे ले आए। बजट में कृषि पर भी कम खर्चा है, स्वास्थ्य पर भी कम खर्चा है। तो इन सब चीजों का कच्चा चिट्ठा ही 10 साल का अन्याय काल है। और उसी अन्याय काल के खिलाफ राहुल जी ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मैं शुरुआत ग्रोथ से करूंगी और उसके पहले मैं 2 शब्द कृषि पर बोलना चाहती हूं। इस देश में आज हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो कर्जे के बोझ के तले दब गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि निजात कैसे मिले। सरकार बजाय कृषि पर ज्यादा खर्चा करने के, बजट के अनुपात लगातार कम हो रहा है। जो 4.9% होता था कृषि पर खर्चा, वो 2.6% हो गया है। सदन की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट का कहना है कि 1 लाख करोड़ सरकार ने खर्च ही नहीं किए, ट्रेजरी को वापस कर दिए। एमएसपी पर कानून बनाना था, 2 साल 2 महीने 794 दिन हो गए किसानों को अपना आंदोलन वापस लिए, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना है। और फिर से किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, सीमेंट की चट्टानें बनाकर उनको रोका जा रहा है। उनको मवाली, गुंडा, आतंकवादी, नक्सलवादी कहने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। और इसीलिए राहुल जी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी और ऐतिहासिक ऐलान है, हम किसान के साथ न्याय करेंगे, हम एमएसपी पर कानून लाएंगे और डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है C2+, उस पर हम एमएसपी देंगे। इसके अतिरिक्त मैं कुछ बातें ग्रोथ पर करना चाहती हूं। 2004 से 14 के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6.7% ग्रोथ रेट थी। इनकी 1000 जालसाजी के बावजूद इनके 5.8% से ज्यादा है। असलियत यह है कि ये ठीकरा फोड़ते हैं कोरोना पर, लेकिन कोरोना का एक भी केस आने से पहले 2019 में ही हमारी जीडीपी की ग्रोथ दर आधी हो गई थी, 3.9%, और बेरोजगारी 45% से सबसे ऊपर थी। कोरोना का एक भी केस तब तक आया ही नहीं था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने तुगलकी फरमान से नोटबंदी लागू करी, सरकार ने औने पौने तरीके से जीएसटी लागू किया, औने पौने तरीके से रातों रात लॉकडाउन लगा दिया और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और असलियत यह है कि आज भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 6% से कम पर ग्रो हो रही है। बाकी दुनिया के सारे देश कोविड में हुए नुकसान से उबर चुके हैं, उनकी भरपाई हो चुकी है, हमारी नहीं हुई है। मैं दूसरी बात करना चाहती हूं उपभोग की, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया। और असलियत यह है कि उपभोग मात्र 3% पर ग्रो हो रहा है पिछले 5 साल में। उपभोग हमारी जीडीपी का 60% है। और छोटे शहरों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग साबुन, तेल, मंजन, कंघी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें भी अगर आप डेटा देखिएगा तो यह अमीरों और सूट बूट की सरकार है। पैसेंजर व्हीकल सेल, कार की तो जो सेल हो रही है
वो 4.5% से ऊपर है 10 साल में। लेकिन टू व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब आदमी खरीदता है, उसकी ग्रोथ मात्र 0.7% है, 1% से कम। यह ग्रोथ रेट 9% होती थी 2004 से 14 के बीच में। तो जब हम कहते हैं कि ये अमीरों की और सूट बूट की सरकार है, तो आंकड़े और इन्हीं के आंकड़े दिखाकर कहते हैं। बात करनी जरूरी है बेरोजगारी की, क्योंकि जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसमें सबसे ज्यादा 60% लोग नौकरी के उम्र के हैं, 35 वर्ष से कम आयु के हैं, वहां पर बेरोजगारी की जो दर है वो त्रासदी है। इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी भी विकसित देश में, किसी भी विकासशील देश में कृषि की जो नौकरी होती है, जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट होता है, वो कम होता जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बढ़ता जाता है। इस सरकार के शासनकाल में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की नौकरियां कम हुई हैं। लोग मजबूर हैं कृषि की नौकरी करने के लिए, चाहे वो कृषि में मजदूरी हो या खेती का काम हो। लोग मजबूर हैं, लोग विवश हैं खेती का काम करने के लिए, क्योंकि असलियत ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की नौकरियां घट रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे शासनकाल में 17% होता था जीडीपी का, आज वो 14% है। मात्र 5.9% से 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, और ये बहुत बड़ी त्रासदी है। 12.6% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे हमारे शासनकाल में, अब महज 11.5% कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है युवा बेरोजगारी, जो 25 साल तक का युवा बेरोजगार है। हमारे शासनकाल में युवा बेरोजगारी की 10 साल में दर औसतन 17% रही, वो बढ़कर 25% हो गई, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई है। सरकार कहती है पकौड़े तल लो। तो पलटकर पूछना चाहिए कि पकौड़ा तलने वाला जो तेल था वो 90 पर मिलता था, उसको 220 पर आपने कर दिया। जो पकौड़ा तलने वाली गैस थी 400 पर थी, उसको 1000 के पास पहुंचा दिया। पकौड़ा तले तो कैसे तले, आटे और दही पर जीएसटी आपने लगा दिया, पढ़ाई से दवाई तक जीएसटी आपने लगाया। रूरल वेजेस, ये बात करनी जरूरी है कि गांवों में आय कैसे बढ़ रही है। महज 1%, ओनली 1% पर ईयर नेट ऑफ इन्फ्लेशन आय रूरल इंडिया में बढ़ रही है, जबकि इन्फ्लेशन 6% से लगातार ज्यादा रह रहा है। और जुमला वीरों की सरकार की तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके घर आ जाएगी। लेकिन उन जुमला वीरों से अगर आप पूछिए कि जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपकी पॉलिसीज को, आपकी नीतियों को सुनकर निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट इंडिया का जो निवेश होता है वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, वो लगातार घट रहा है। वो यूपीए के 2014 के लेवल से भी नीचे है अभी। क्यों है ऐसा? एफडीआई क्यों नहीं देश में आ रहा है? जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो आकर इन्वेस्ट करती है, वो क्यों नहीं आकर इन्वेस्ट कर रही हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी एफडीआई यूपीए के शासनकाल से नीचे है। एज अ परसेंटेज ऑफ आवर इकोनॉमी एफडीआई 16 साल के निचले स्तर पर है। और असलियत यह है कि सरकार कहेगी दुनिया भर में एफडीआई कम हो गया है। दुनिया भर में एफडीआई जरूर कम हो गया होगा, लेकिन भारत का उस एफडीआई में हिस्सा और जबरदस्त तरीके से कम हुआ है। सो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल एफडीआई हैज कंसिस्टेंटली फॉलन। नौकरी की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं। नौकरी कौन बनाता है? क्या नौकरी जो सरकार के प्रिय धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो बनाते हैं? नहीं, वो स्टॉक मार्केट बढ़ाकर अपना पैसा बनाते हैं। नौकरी छोटे, लघु, मध्यम उद्योग बनाते हैं, जिनको एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन पिछले 4 सालों में 33,000 एमएसएमई बंद हो गए, सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिछले 5 सालों में करीब जो एमएसएमई रजिस्टर हुए 99% उसमें से सूक्ष्म एमएसएमई है, सबसे छोटे। मीडियम और स्मॉल तो रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी पते की बात यह है
कि सरकार से अगर सवाल पूछिए तो सरकार कहती है एमएसएमई को हम लोन दे रहे हैं। कितना लोन दे रहे हैं आप एमएसएमई को? एवरेज लोन एमएसएमई को 25,000 का दिया गया शिशु के अंतर्गत, शिशु स्कीम के अंतर्गत। आपको 25,000 रुपए हम देते हैं और कहते हैं कि कोई धंधा शुरू करिए और उसको सस्टेन करिए। तो ये व्यापार का भी माहौल बनाना जैसा काम है। दो बातें और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, और वो है कर्जा। आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, अगर आपका कोई नवजात शिशु है तो उसके ऊपर भी 1,13,000 का कर्जा इस सरकार ने कर दिया है। 2014 में जब हमने इनको कमान सौंपी थी तो इस देश पर 73 लाख करोड़ का कर्जा था, 58 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़कर 173 लाख करोड़ हो गया है। कहां 58 लाख करोड़, कहां 173 लाख करोड़। पर वो कर्जा कहां गया? उससे रोजगार क्यों नहीं बने? उससे निवेश क्यों नहीं हुआ? किसने खाया वो कर्जा? ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और इन्हीं के आंकड़ों से अभी इनके झूठ को साबित कर देती हूं। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे टाइम पर 6.7%, इनके 10 वर्षों में 5.9%। फिस्कल डेफिसिट 2014 में 4.5%, अभी 5.8%। कर्जा मैंने बोला 58 लाख करोड़ 2014 में, 2024 में 173 लाख करोड़। डेट टू जीडीपी, कर्जे का जीडीपी पे अनुपात 2014 में 67%, अभी 82%। हाउस होल्ड सेविंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 23% 2014 में, 19%, घटता जा रहा है बचत। रूरल फार्म वेजेस की ग्रोथ 2014 में 4.1%, अभी 1%। एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए 8 लाख करोड़ 2014 में, 2004 से 2014 के बीच में 8 लाख करोड़, 2014 से 24 के बीच में 55 लाख करोड़। बैंक राइट ऑफ, लोन माफी जो करी गई 4 से 14 के बीच में 2.2 लाख करोड़ और अब 14.5 लाख करोड़। हेल्थ पर खर्चा होता था 2014 में 1.7%, उसको घटा दिया गया। एजुकेशन पर खर्चा होता था 4.6%, उसको घटाकर 2.9% कर दिया गया। एक्सपोर्ट्स 17% अनुपात होता था जीडीपी का, वो अब 13% रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग 17% था, वो 14% रह गया है। रुपया 61 पर दिया था, 83 पर पहुंचा दिया है। पेट्रोल की कीमत 71 थी, आज 100 के पास है। डीजल 57 पे मिलता था, आज 90 पर मिलता है। एलपीजी का सिलेंडर 414 का था, अब 1000 रुपए पार करा दिया गया है। और सबसे बड़ा फिगर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या 33,28,027 थी, 33.28 लाख, उसको घटाकर 31,67,143 कर दी गई है। बड़े बड़े जुमले हैं। सरकार कहती है हमने नौकरी बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देना था हर साल। 2,60,000 नौकरी आईटी कंपनीज ने घटाई है 2023 में, इसका कोई जवाब नहीं है। बोलते थे 15 लाख करोड़ आएगा, जुमला था 15 लाख लाएंगे हर अकाउंट में, पता नहीं आप में से किसके आया। लेकिन बड़े बड़े लोग चोरी करके चंपत चूना लगाकर भाग गए इस देश से। वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, संजय सारा हो, जैन हो, तमाम ऐसे लोग जिनको ये सरकार 10 साल में एक आदमी को वापस नहीं ला पाई। 2022 तक हम फार्म इनकम डबल कर देंगे, 27 रुपए कमा रहा है आज किसान। कहते तो रूरल वेजेस बढ़ाएंगे, 1% ग्रोथ हो रही है उसमें। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से हमने निकाला। क्या जुमला लेकर आए हैं। अच्छा, इसकी पुष्टि किसने करी? आप ही के नीति आयोग ने अपनी ही रिपोर्ट बनाई, अपनी ही पीठ थापी, अपने ही मानक बदल दिए। क्या आईएमएफ ने, क्या वर्ल्ड बैंक ने, क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि करी? हमने 27 करोड़ लोग जब गरीबी की सीमा रेखा से निकाले थे तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि करी थी। और अगर 25 करोड़ लोग निकाले तो 80 करोड़ को मुफ्त का अनाज क्यों देना पड़ रहा है? अगर आप मुफ्त का अनाज ना दीजिए तो मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए हैं कि लोग भूखमरी से मर जाएंगे। कहते हैं 7 आईआईटीज बनाए, 16 ट्रिपल आईटीज बनाए और वेकेंट पोजीशन कितनी है? 9500 आईआईटीज की वेकेंट पोजीशन है। एम्स में 3,500 पद रिक्त पड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े जुमले बोले गए। 5-6 जुमले आपके सामने बोल देती हूं जिससे कि याद ताजा हो जाए। 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, सारा काला धन वापस लाएंगे। पेट्रोल और डीजल
35 रुपए लीटर पे बिकेगा। रुपया और डॉलर का दाम एक हो जाएगा। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। हर सिर पर छत होगी 2022 तक और 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी 2022 तक। 2022 का तो नहीं पता, 2024 आ गया और इन जुमलों की हकीकत यह है कि ये बड़ी बड़ी बयानबाजी और हवाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन यही 10 साल का न्याय काल है, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलना है, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है वो झूठ और मनगढ़ंत बातें बोली हैं। और मैं इस मंच से चुनौती देती हूं इस सरकार को, इस सरकार के मुलाजिमों को, इस सरकार के मंत्रियों को, खासतौर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। मैंने आपके साथ एक टेबल साझा करी है, अभी आप लोगों को ये दे देंगे। ऐसी एक टेबल अगर हैसियत है और हिम्मत है तो इन्हीं मानकों पर आप लेकर आइए, लेकिन आप ला नहीं पाएंगे क्योंकि आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा पूरा देश जानता है। बहुत धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन की रिकमेंडेशंस पर 2 शब्द बोलना चाहती हूं। डॉक्टर स्वामीनाथन को अभी अभी भारत रत्न दिया गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन मुझे लगता है हरित क्रांति के इस दुनिया में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में ध्वजवाहक थे। ही वॉज द फ्लैग बेयरर एंड इट वॉज हिज एक्सपर्टीज अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ द डेज पॉलिसीज जिसके चलते देश में हरित क्रांति आई। डॉक्टर स्वामीनाथन ने C2+ का फॉर्मूला दिया था। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामे में कहा हम C2+ नहीं लिखा सकते। इस सरकार ने सरकार में आते ही 2014 में सारे राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा अगर आपने MSP से ज्यादा पर खरीद करी, बोनस दिया तो हम आपसे अनाज नहीं खरीदेंगे। इस सरकार ने काले कृषि कानून लाए जिसके चलते 750 किसानों की शहादत हुई। 794 दिन हो गए किसान आंदोलन बंद हुए, अभी तक उस समिति ने क्या किया पता ही नहीं है। आज जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, किसान पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो एक नया फ्रॉड बोला जा रहा है। सरकार कह रही है अगर MSP का कानून आ गया, जो राहुल जी ने वादा किया आएगा, तो 11 लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर्वप्रथम 2 बातें सुन लीजिए और यह सुननी जरूरी है। MSP का कानून एग्रीकल्चर मार्केट में मूल्य की स्थिरता, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो एसिमेट्रिकल है, इम्परफेक्ट है, और MSP से नीचे की खरीद ना हो इसलिए MSP का कानून होता है। सरकार सारा अनाज नहीं खरीदती है, सरकार अनाज का कुछ अंश खरीदती है अपने बफर स्टॉक के लिए, बाकी अनाज मार्केट में खरीदा जाता है। MSP एक फ्लोर प्राइस लगा देता है कि बाकी जो मार्केट प्राइस है वो उसके ऊपर हो। तो जो धन्ना सेठ है, अगर इनकी क्रॉप घट गई, इनकी क्रॉप का पैसा डूब गया या इनकी क्रॉप का मूल्य गिर गया, तो वो कम पर खरीद कर स्टॉक करके बाद में ज्यादा बेचकर मुनाफा ना कमाए, वो एक फ्लोर प्राइस लगा देता है। ये किसान को सुरक्षित करने के लिए है। तो सर्वप्रथम तो 11 लाख करोड़ लगने नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात मैं जानना चाहती हूं, जब 14.5 लाख करोड़ की कर्जा माफी करी अपने सूट बूट के मित्रों की, तब ये चिंता नहीं सामने आई। कॉर्पोरेट टैक्स काटकर 32% से 22% किया, नुकसान झेला 4.5 लाख करोड़ का, तब ये चिंता सामने नहीं आई। ये चिंता तब सामने आई जब किसान की असलियत सामने आई, जब किसान के हक और हुकूक की बात सामने आई। आपकी बात का मेरे पास सिंपल जवाब यह है कि आज कृषि पर जिस तरह के टैक्स लग रहे हैं, आज खाद पर GST है, आज कीटनाशक पर GST है, आज किसान के जो उपक्रम है उस पर GST है, जो डीजल 57 का मिलता था वो 90 पर मिल रहा है, और MSP पर जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो उतना हुआ नहीं जो UPA के टाइम पर है। इसलिए जरूरी है ये कानून लाना, और इसलिए हम सुनिश्चित करेंगे कि यह कानून आए। ये सरकार लाएगी या नहीं लाएगी, हमें इस पर कोई विश्वास नहीं है। आज भी किसान अपने हक की जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस सरकार ने सड़कें खोदकर उस पर कीले बिछाने का काम किया है। आंसू गैस और बम के गोले फेंके जा रहे हैं किसानों पर, किसानों को नक्सलवादी और आतंकवादी कहा जा रहा है। और स्वामीनाथन जी की बेटी ने जिस समारोह में उनकी वाहवाही हो रही थी भारत रत्न के लिए, उनकी बेटी जो एक बहुत प्रखर इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मधुरा स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है ये किसान है, ये क्रिमिनल नहीं है, इनसे बात कीजिए, इनको साथ लेकर चलिए, इनके खिलाफ जेल मत बनाइए,
इनके खिलाफ षड्यंत्र मत रचिए। तो सरकार हमारी ना सुने, किसी की ना सुने, जिनको भारत रत्न दिया है उनकी, जो इतनी प्रखर इकोनॉमिस्ट बेटी है, उन्हीं की बात सुन ले। 70 साल का हिसाब, और 70 साल तो एक गलत फिगर बोलते हैं, या तो वाजपेयी को अपना नहीं मानते, मुझे नहीं पता। 70 साल का हिसाब वो आदमी मांग रहा है जो 7 साल अपने बनाए हुए नोट नहीं चला पाया। क्या गजब बात है। 2000 रुपए का नोट आया था, 7 साल पहले ही वापस कर लिया गया, वो आदमी 70 साल का हिसाब मांग रहा है। कहां पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया, आप मुझे बता दीजिए। बेरोजगारी यूपीए से ज्यादा है, महंगाई यूपीए से ज्यादा है, पेट्रोल यूपीए से ज्यादा है, कृषि की स्थिति यूपीए से बदतर है, आय यूपीए से कम है। तो कहां पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया है? आपने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, और वही आपका सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री व्हाट्सएप न्यूज यूनिवर्सिटी इस देश में शुरू की है, अन्यथा आपने कुछ नहीं किया है। आज जब बेरोजगार सड़क पर अपने हक की बात करता है, उसको लाठियों से मारा जाता है। हरियाणा की पुलिस कैमरे पर कह रही है इस बार किसानों को लाठियों से नहीं मारना है, उनको खोदना है। ये पुलिस है आपकी, ये प्रशासन है आपका। 750 किसानों की शहादत हो गई, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए थोड़ी मरे। आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड का कोई भी फिगर आप उठा लीजिए और कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए और उस पर चर्चा हो जाए। असल बात यह है कि सरकार जो है वो भ्रमित करने वाले आंकड़े और फैक्ट्स बोलती है, और दिक्कत की बात यह, और दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि मैं आप ही के बीच से आई हूं, अधिकांश मीडिया जो है वो उस पर बिना ध्यान लगाए, बिना दिमाग लगाए उसको चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के प्रचारित करने लगता है। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, कल व्हाट्सएप पर एक खर्रा आया था साहब के यहां से कि 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे एमएसपी पर। जितने भी डिबेट हुए सब में यह फिगर कोट किया गया। क्या किसी एंकर ने, क्या किसी एडिटर ने अपना दिमाग लगाया कि कहां से 11 लाख करोड़ खर्चा हो जाएंगे? क्या सरकार सारा अन्न खरीद लेती है? क्या एमएसपी क्या है? किसी ने अपना दिमाग लगाने की नहीं सोची। तो जब मीडिया के अधिकांश साथी जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, और मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं, आपके जो वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में बैठकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं उनकी बात कर रही हूं, जब वो अपना दिमाग गिरवी रखकर और पूरी तरह से सरकार का चरण वंदन करते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। आपसे मैं चुनौती से कह रही हूं, इस सरकार से 2 दिन लगातार सारे टीवी चैनल महंगाई और बेरोजगारी पर शो कर ले। अगर ये सरकार भाग ना खड़ी हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, कोई सवाल ही नहीं करता सरकार से। कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है, इससे उनके 2 नेता भी हैं। मेरा अपना मानना है कि असम के मुख्यमंत्री ने एक चुने हुए मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने पद की गरिमा को जो गिराने का काम किया है वो शायद इस देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको हम ऐसे ही नहीं कहते कि वो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। असलियत यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस निरंकुश तरीके से लोगों को डराती और धमकाती है। असलियत यह है कि राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां पर आई तो वो इस कदर डर गए कि उन्होंने उन सड़कों पर भी उनको नहीं चलने दिया जहां पर जेपी नड्डा ने शो किया और उसके बाद मोदी जी ने शो किया। असलियत यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा इतनी बेसिर पैर की बातें करते हैं कि उनकी कुछ बातों का जवाब देना भी हम जरूरी नहीं समझते हैं। और असलियत यह भी है कि आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना मुश्किल ही नहीं, बहुत कलेजा चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपके खिलाफ ईडी, आपके खिलाफ सीबीआई, आपके खिलाफ इनकम टैक्स, आपके खिलाफ दुष्प्रचार, हर तरह की बातें की जाएंगी और हर तरह का हथकंडा हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग अपनाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो कांग्रेस में रहकर राहुल जी के साथ लड़ाई करता है, जो उनके साथ मिलकर इस महासंग्राम और युद्ध को लड़ रहा है, उसको कलेजा चाहिए, उसको दम चाहिए। अगर आपके अंदर लेश मात्र भी डर है तो शायद आप ये लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच।